मीटिंग है उसके फैसलों की। अब बात करते हैं जेबीटी भर्ती के बैच बदले। देखिए जेबीटी भर्ती में जब बैच निकाले गए थे इनिशियल भर्ती में, तो सबसे पहले जेबीटी अभ्यर्थियों की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी और उन्होंने ये कहा था कि जो ये बैच सिस्टम बताया गया है बैच वाइज भर्ती में वो गलत है और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि पिछली इसी साल जो फरवरी में भर्ती हो रही थी जिसमें बीएड को भी लिया जा रहा था, तो उसमें कुल्लू में ओबीसी में 2015 का बैच चल रहा था, जबकि जो डायरेक्टरेट से इशू निकला उसमें 2005 से लेकर 2011 तक के बैच बताए गए थे। आज जब अभ्यर्थियों ने ये ऑब्जेक्शन किया, हमने भी एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है प्राइमरी का, उनके एलिमेंट्री का, उनके साथ ही मामला उठाया और वहां मामला उठाने के बाद फिर ये एक तरह से दोबारा से रिव्यू में गया। उसके बाद आज देखिए नोटिफिकेशन हुई है सभी डिप्टी डायरेक्टर्स को लेकर, सभी डिप्टी डायरेक्टर्स को रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ जेबीटीज एलिमेंट्री एजुकेशन में इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ऑफिस लेटर इन इवन नंबर डेटेड 11 अक्टूबर 2023, जब पहले दिन डेट जारी हुई थी, एड जारी हुई थी, उसमें ये इन दिस कंटेक्स्ट द फॉलोइंग अमेंडमेंट आर हियर बाय मेड ऑन पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 था जेबीटी का बैच, कौन सा बैच अभी चल रहा है उस बैच के हिसाब से जो पॉइंट नंबर 2 में लिए गए थे। जेबीटी कैटेगरी अब ईडब्ल्यूएस लिया है 2000 बुला लिया है 31/12/2016 तक, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 2020 तक, ओबीसी 16 तक, ओबीसी बीपीएल 16 तक, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 20 तक, एससी जो है 16 तक, एससी बीपीएल भी 16 तक, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 21 तक, एसटी भी 16 तक और एसटी जो है बीपीएल का वो 16 तक और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 22 तक। तो ये अपडेट हो गए हैं। लेकिन जब ये लिस्ट अपडेट होके आई तो जो शास्त्री हैं वो अब डिमांड कर रहे हैं कि उनका जो बैच है उसको भी 8 से 10 का जो बैच है उसको भी काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाए। अब अगली बात करते हैं कि फॉर्म में भी देख पाएंगे। अगली बात है पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट की। देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या मैंने आपको मामला बताया था कि 2 मेंशन मेमो लगे थे। एक मेंशन मेमो था जो जेई सिविल का पोस्ट कोड है उसका, जिसमें जो पेपर लीक में जो कैंडिडेट हैं वो फंसे थे और उसके बाद उन्होंने अपनी जो जमानत के लिए वो हाई कोर्ट गए थे, वहां से जमानत मिली नहीं, फैसला उनके अगेंस्ट आया, उसको सुप्रीम कोर्ट में मेंशन मेमो के जरिए ले गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस केस में कि हैविंग हर्ड द लर्न्ड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर्स वी सी नो रीजन टू एंटरटेन द स्पेशल लीव पिटिशन। उन्होंने कहा कि जो हिमाचल हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की है उसके अगेंस्ट जो पिटीशन है उसको एंटरटेन करने का उन्हें इस स्टेज पर कोई रीजन नहीं दिखता, मतलब उन्होंने उसको एंटरटेन नहीं किया। लेकिन साथ में कहा हाउएवर इफ द पिटिशनर्स, जो याचिका करता है जिनकी जमानत रद्द हो गई है, याचिका इफ द पिटिशनर्स सीक टू सरेंडर, अगर वो सरेंडर करना चाह रहे हैं एंड अप्लाई फॉर रेगुलर बेल within a period of 3 weeks from today, the same shall be considered expediently and possible and in accordance with law. The special leave petition are disposed of accordingly. Pending application, if any, shall stand disposed of. तो आप ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को नहीं लिया, एक तरह से डिस्पोज ऑफ कर दिया, क्योंकि जो हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा था उसमें उसके अगेंस्ट तर्कों को एंटरटेन करने से मना कर दिया। और दूसरा ये कहा कि अगर वो सरेंडर करना चाहते हैं और फिर पिटीशन कर देते हैं 3 हफ्ते में, तो फिर वो इस चीज को इसको तो तेज गति से सुन सकते हैं। तो जो इमीडिएट रिलीफ था वो वहां नहीं मिला। अब हालांकि विजिलेंस ब्यूरो इसमें गिरफ्तारी कर सकता है। पहले का स्टेज क्या था इस केस में वो हमने हालांकि अभी नहीं लिया है विजिलेंस ब्यूरो से कि वो पहले भी गिरफ्तार करना चाह रहे थे कि नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस मेंशन मेमो में जो बात चल रही थी उसको नहीं सुना है। दूसरा मेंशन मेमो जो है वो जेओआईटी के केस में है जिसकी जजमेंट रिजर्व है और उसकी बात हम कल करेंगे। तो ये 2 डिफरेंसेस अलग अलग हैं। अगली बात करें अब जो सानन कमेटी का मामला है उसकी कर लेते हैं। सानन कमेटी का जो मामला है उसका जो मसला है वो गंभीर इसलिए है क्योंकि जो कमेटी रिपोर्ट जिसकी सेकंड रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है राज्य चयन आयोग के गठन को लेकर, उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार इसलिए जरूरी है क्योंकि वो रिपोर्ट आएगी
उस रिपोर्ट के बाद आगे मामला बढ़ेगा। उस रिपोर्ट के बाद ही राज्य चयन आयोग के गठन को लेकर चीजें आगे चलेंगी। और फिर जो 2 लोग लगा दिए हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटर या जो एडमिनिस्ट्रेटर जो 2 लोग लगा दिए हैं वो भी अपना काम आगे तेज कर पाएंगे। इनके साथ 4 अभी और लगने हैं, अकाउंट्स का लगना है, लॉ का लगना है और जो ये फिर आगे अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन दीपक सावंत कमेटी ने एक कंसल्टेंट मांगा था आरएनपी रूल्स को स्क्रीन करने के लिए, क्योंकि अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे जाना है, सीबीटी पे जाना है, तो फिर सभी तरह के जो आरएनपी रूल हैं क्लास 3 के वो भी स्क्रीन करने पड़ेंगे। उनमें ये कॉमन प्रोविजन करना पड़ेगा कि जहां ओएमआर की जगह जो है वो सीबीटी आ जाए। और दूसरी बात ये कि किन किन कैटेगरी के एग्जाम एक ही कॉमन एग्जाम से हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एग्जाम कम करना चाहती है सरकार अब नए सिस्टम में, ताकि लीकेज का जो दायरा है वो कम हो जाए या फिर संभावना कम हो जाए। तो इसीलिए इन्होंने कंसल्टेंट मांगा था। पर्सनल ने इनको कंसल्टेंट जाने से पहले इनकार कर दिया था और उसके बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब इनको जो कंसल्टेंट है वो दे दिए गए हैं। सेक्रेटरीट से जो डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं एमएल शर्मा, उनको कंसल्टेंट लेना जो है वो ऑथराइज कर दिया है और इसके बारे में चिट्ठी भी पर्सनल से निकल गई है। तो इसके बाद अब कमेटी रिपोर्ट कब देगी वो हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन